On whose suggestions were the Indians kept out of Simon Commission? यानी कि किसके कहने पर जो साइमन कमीशन आया था उसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, तो ये सजेशन किसने दी थी भाई? तो ये दी थी लॉर्ड इरविन ने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10th देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि गया सेशन हुआ कांग्रेस का। तो गया सेशन के अंदर जो था कांग्रेस एक बार फिर से दो गुटों में बंट गई थी। पहला ग्रुप था प्रो चेंजर्स, दूसरा था नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स क्या करना चाहते थे, जो लेजिस्लेटिव थी उसके अंदर एंट्री करना चाहते थे, यानी कि वो लोग लेजिस्लेटिव में आने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। और दूसरे लोग कौन थे, जो लेजिस्लेटिव का ही बायकॉट करना चाहते थे पूरी तरह से। तो इस तरह से दो ग्रुप बंट गए थे। और अगर मैं नो चेंजर्स की बात करूं तो उसके अंदर वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद ये थे। और प्रो चेंजर्स के अंदर मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और विठल भाई पटेल थे, जो कि वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। उसके बाद देखने वाली बात यह है कि जो प्रो चेंजर्स थे बाद में उन्होंने स्वराज पार्टी जो थी बनाई। तो क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। क्योंकि उस समय देखने वाली बात यह है कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास को ये लगता था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ज़्यादा चलती तो हमें उस समय पर ही आज़ादी मिल जाती, हमें आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा लेट वेट ना करना पड़ता। तो यही कारण था कि एक नई पार्टी भी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज मैं बताने वाला हूँ आपको इसको याद कैसे रखना है। कि जो चित्तरंजन दास है, जिनको हम सी आर दास भी बोलते हैं, उन्हें हम देशबंधु बोलते हैं। और साथ ही में एक टाइटल है दीन बंधु, ये टाइटल दिया हुआ है सी एफ एंड्रयूस को। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ भाई। तो भाई अगर मैं देशबंधु और दीनबंधु में आप लोग कन्फ्यूज्ड हैं तो इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि देशबंधु यानी कि हम हमारे देश की बात कर रहे हैं, देश का भाई। तो हम किसी अंग्रेज को हमारे देश का भाई क्यों बोलेंगे भाई? ऑब्वियस ही बात है, हम अपने इंडियन की भाई को ही देश का भाई बोलेंगे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो देशबंधु है वो सी आर दास हैं। और दीनबंधु इसका मतलब क्या है कि जो दीन लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनकी हेल्प करना। अब पुअर पीपल और नीडी पीपल की हेल्प तो कोई भी कर सकता है, तो इसलिए हम लोग, क्योंकि सी एफ एंड्रयूस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसीलिए इनको दीनबंधु का टाइटल दिया गया। ये दोनों समझाने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई दोनों आप लोगों को पता लगे। कई बार एग्जाम में देशबंधु पूछा है, यहाँ पर आंसर सी एफ एंड्रयूस लगाएं, दीनबंधु पूछे आप लोग सी आर दास लगाएं, तो आंसर गलत हो जाएगा। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें, अब असेंबली में भाई कोई ना कोई तो स्पीकर होगा ही, तो पहला इंडियन स्पीकर कौन सा था? तो भाई मैं बात कर रहा हूँ इस समय पर लोअर हाउस, यानी कि जो जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, आज हम बोलते हैं उसको लोकसभा। ठीक है, तो लोअर हाउस जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पहले इंडियन स्पीकर थे विठल भाई जे पटेल। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे मैंने बताया था कि वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। और साथ ही के साथ ये को फाउंडर थे किसके? स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी के अंदर मैंने बताया था कि मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, उसके साथ साथ में विठल भाई पटेल भी थे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया। कि साइमन कमीशन भारत कब आया? अब इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि साइमन कमीशन कब बना और कब आया, इनमें दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और वो फ़र्क क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। फ़र्क ये है कि जो साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था वो नवंबर 1927 में हुआ था। तो अगर ये पूछा जाए कि कब बना तो 1927 आंसर लगा देंगे। लेकिन अब इसमें पूछा है कि इंडिया विजिट कब किया उस कमीशन ने, तो उस कमीशन ने जो है वो बॉम्बे पहुंचा था 3 Feb 1928। तो हमारे पास आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए साथ में और इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं
कि इसके चेयरमैन कौन थे। चेयरमैन थे इसके भाई सर जॉन साइमन, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी कमेटी बनती है भाई, ठीक है, जो उसका चेयरमैन होता है उस कमेटी का नाम उसके चेयरमैन के नाम से ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे, तो इसीलिए इस कमेटी को साइमन कमीशन बोला गया। और इसके अंदर 7 मेंबर थे, और 7 के साथ जो थे वो गोरे लोग थे, हमारा इंडियन इसके अंदर कोई भी नहीं था। इसीलिए इंडियंस ने इसका विरोध किया। जहाँ जहाँ पर भी ये कमीशन जाता था वहाँ पर साइमन गो बैक के, यानी कि साइमन वापस जाओ के नारे लगते थे। तो ये बात है 1928 की। उसके बाद है साइमन कमीशन ऑफ 1927 वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज, यानी कि साइमन कमीशन जो था उसका बायकाट क्यों किया। अब 1927 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये अपॉइंट 1927 में हुआ था। बॉयकॉट इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब ये तो हमें पता लग गया कि बायकॉट किया था। अब वो करने क्या आया था भाई, जो 1999 में 1919 के अंदर जो एक्ट आया था मोंटेग कैम्सफोर्ड, एक तो उसको रिव्यू करने और साथ ही साथ कि भारत के अंदर पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा ये देखने भी ये कमीशन जो था आया था भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले डिस्कस किया था कि लॉर्ड इरविन के कहने पर ही किसी भी इंडियन को इस कमीशन के अंदर जगह नहीं दी गई, तो इसको वाइट कमीशन भी बोला गया था और इसका बायकॉट भी किया था। अब देखने वाली बात यह है कि लॉर्ड इरविन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसी के वायसरॉय के काल के दौरान ये सब जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब घटनाएं हुई थी। तो ये 30वें हमारे वायसरॉय थे, 1926 में अपॉइंट हुए थे, और ये सब घटनाएं इनमें से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कमीशन का हम बात कर रहे हैं, इसकी भी यहीं करेंगे। जिन्ना के पॉइंट, मर्डर ऑफ सैंडर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इनके बारे में भी। तो काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चितगांव आर्मरी रेड भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं भाई, क्योंकि 10वां पार्ट है ये, 1 से लेकर 9 तक पार्ट आप लोग जरूर देखें। उसके बाद है, तो भाई अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। डेडिकेटेड अपलोड आप लोगों को पता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डालता हूँ। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, तो लाला लाजपत राय इंजर्ड हुए थे और वहीं पर वो शहीद हो गए थे। तो ये कब हुआ था? जब भाई मद्रास सेशन हुआ था 1927 के अंदर, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो साइमन कमीशन आएगा उसको उसका जो है हमें विद्रोह करना है। क्यों करना है ये आपको पता ही है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जत्था था जो कि नॉन वायलेंट, यानी कि उन्होंने कोई भी हिंसा नहीं की थी, एक प्रोटेस्ट किया। लेकिन उस समय पुलिस लाठीचार्ज हुआ और उसी समय पर लाला लाजपत राय जी के ऊपर काफ़ी तरह लाठियाँ बरसाई गई और 17 नवंबर 1928 को वो जो शहीदी को प्राप्त हो गए भाई, यानी कि उनकी मौत हो गई। तो लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन लाठी चार्ज इन द प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए। पंजाब केसरी बोलते हैं लाला जी को, आपको सबको ही पता है। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय, ये क्वेश्चन मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पर भी डाला था भाई। काफ़ी बच्चों ने सही भी आंसर दिया, कईयों ने जवाहरलाल नेहरू ही बोला। तो हम सारा कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। अब ये नेहरू रिपोर्ट बनी क्यों थी? जो साइमन कमीशन आया था वो तो हमने एक्सेप्ट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था, तो उसके रिस्पॉन्स में ये नेहरू रिपोर्ट बनी थी। और नेहरू रिपोर्ट जब प्रिपेयर की गई उसके अंदर जो था डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी भाई। और साथ में ये ऑल पार्टी कमेटी ने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था और इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि नेहरू रिपोर्ट जो प्रिपेयर की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। और रही जवाहरलाल नेहरू की बात, तो भाई वो इस कमेटी के सेक्रेटरी थे। लेकिन कोई भी रिपोर्ट जैसे मैंने बताया जो उसका चेयरमैन होता है भाई उसी के नाम पे पड़ती है। ये दोनों का सरनेम नेहरू नेहरू है, इसलिए कई बार आप लोग एग्जाम में जवाहरलाल नेहरू भी लगा सकते हैं, जो कि गलत होगा। उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट हिज 14 पॉइंट प्रपोजल। अब इसके अंदर हुआ क्या भाई, जैसे ही नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, तो जिन्ना ने इसके अंदर क्या किया, सर्टेन अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट का मतलब कि कुछ चेंजेस किए, पर जो चेंज करने के बाद नई रिपोर्ट बनी कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जिन्ना ने क्या किया भाई, अपना अलग से पॉइंट बनाए जिसको कि हम 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना के नाम से इतिहास में हम लोग इसको जानते हैं। कई बार ये पूछते हैं कि 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना किसने किए, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि भाई जिन्ना ने ही बनाए थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने 1929 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्लान बनाया जो दे रहा था पॉलिटिकल राइट किनको, हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम्स को। तो इस तरह से ये 14 पॉइंट जो थे काफ़ी फेमस हुए हैं मुस्लिम लीग के द्वारा, और ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन February 1928। तो 1928 के अंदर भाई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एक्चुअली थी क्या भाई? ये एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट जो भी पार्टीज थी या ऑर्गेनाइजेशन थी उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, ठीक है। क्योंकि साइमन कमीशन आ चुका था, तो उसके रिस्पॉन्ड में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस रिस्पॉन्ड में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके 29 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे इसके अंदर, लाइक INC के, हिंदू महासभा के, मुस्लिम लीग, खिलाफत कमेटी और भी सारे, क्योंकि मैंने 29 के नाम लिए हैं यहाँ पे। तो उसका प्रेसिडेंट कौन था भाई उस कमेटी का? तो वो था भाई डॉक्टर MA अंसारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन डिड कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भाई कांग्रेस ने स्वतंत्रता का प्रपोजल पहली बार कब रखा? ये हुआ तब जब 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था भाई। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर क्या हुआ था कि प्रपोजल रखा था इंडिया ने, कि डिक्लेयर किया था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को हमारे देश को आज़ाद करा लेंगे। और साथ ही के साथ उन्होंने हमारा जो तिरंगा था वो रावी नदी के किनारे लाहौर में वो भी फहराया था। यानी कि कम्प्लीटली एम क्या हो गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग हमारे देश को आज़ाद करवा लेंगे भाई। तो ये पहली बार कांग्रेस ने अपने सेशन के अंदर ये प्रपोजल रखा था भाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कई बार यही पूछते हैं कि कौन सी जगह पर हुआ था ये, तो ये लाहौर में हुआ था, क्वाइट ये ऑब्वियस है। और प्रेसिडेंट का नाम तो भाई बहुत बार पूछा जाता है, तो सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। उसके बाद है हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट मिडनाइट ऑफ December 31st 1929? यानी कि 31 दिसंबर 1929 को की आधी रात को किसने हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो था फहराया था भाई? तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बात है भाई मैं कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने ही ये झंडा फहराने के बाद जो हमारी आज़ादी की डेट थी वो 26 नवंबर 1923 फिक्स की थी कि हम इस डेट को हमारे देश को आज़ाद करवा लेंगे, बट ऐसा हो ना सका। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? यानी कि इन चारों में से कौन सी चीज़ जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके अंदर नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल सही है भाई ये। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लास्ट दो क्वेश्चन इसी के ऊपर थे। प्रिपेयरिंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, इसके बारे में बात चल रही थी इसको लॉन्च करने की। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1930 को जो था भाई वो साल्ट आंदोलन, नमक आंदोलन शुरू हो गया था, जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ऊपर ही बेस्ड था। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब बात आ गई भाई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को ख़त्म करना। तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन जो था कांग्रेस के सेशन 1929 में ऐसा कुछ नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम। अब भी डांडी मार्च भी बोल देते हैं इसको, सॉल्ट मूवमेंट भी बोल देते हैं, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी बोल देते हैं, सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर ये वाकया वही है। इसके बारे में डिटेल्स हो तो मैं भाई अगली वीडियो में डिस्कस करूँ आपके साथ कि क्या क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन अब कुछ बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि डांडी मार्च शुरू कहाँ से हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था भाई साबरमती आश्रम से, यानी कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलकर 6 अप्रैल 1930 को ये जो था डांडी पहुंचा था। और वहां पहुंच के गांधी जी ने जो नमक था वो बनाया था और नमक कानून तोड़ा था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था कानून। तो ये हुआ था भाई साबरमती, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर टू बी द मैक्सिमम? यानी कि इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं मूवमेंट्स हैं, इन चारों में से किस मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा था भाई? तो इस मूवमेंट के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी ने भी ज्वाइन किया, सरोजनी नायडू ने भी ज्वाइन किया, कमला देवी ने भी ज्वाइन किया। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई साल्ट सत्याग्रह की, ठीक है। तो ये तीन नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साल्ट सत्याग्रह के अंदर
वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा तादाद में हिस्सा लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए यू गाइस कीप स्टडिंग ऑन। जय हिंद, जय भारत।